सीधे चलेंगे उनके पास और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मोड़ से किस ओर जाएगा बिहार। फाइनल टैली क्या रहा है? नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आज की रात बिहार के लिए बेहद अहम है और जो सवाल इस समय मौजूद है वो ये है कि इस मोड़ से किस ओर जाएगा बिहार। दिन भर आप देखते रहे हैं चुनाव परिणाम, आपको मालूम है तस्वीर क्या उभरी है, विपक्ष का क्या हश्र हुआ है, क्यों ये हश्र हुआ। आखिर लोग जब वोट डालने निकले तो उनके दिमाग में बातें क्या थी। जो परिणाम आया है, क्या 100% हम ये माने कि सत्ता के पक्ष को मजबूत करता है या कहीं कोई कसर है। जनसुराज जैसी पार्टियां आती हैं और क्यों चली जाती हैं, यहाँ पर क्यों नहीं इम्पैक्ट डाल पाती हैं। अभी भी गांव में किन चेहरों पर वोट डाले जाते हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो चुनाव के बीच में उभर कर आए और उन सब पर हमने बातचीत की। हमारे जो तमाम संवाददाता हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्र में, इन्होंने रिपोर्टिंग की है, इनसे बातचीत करेंगे। शुरुआत अंशु से होगी। अंशु, आप कई जगहों पर गए, चुनाव प्रचार आपने देखा, चुनाव प्रचार आपने कवर किया, लोगों का मूड भांपा कि हाँ किसके पक्ष में है किसके पक्ष में नहीं है। तब तक ये लगता था कि एक सेगमेंट शायद सत्ता पक्ष के पास है, लेकिन दूसरा सेगमेंट ऐसा भी है जो सत्ता पक्ष से नाराज है। तो वो वोट गए कहाँ वो मिस कर गए? देखिए सर, हम विशेषकर खास करके जो ग्रामीण तबका है, खास करके जो विकास से वंचित, जो हमको लग रहा था नजर में जो विकास कहीं तक नहीं पहुंचा है, उनका जो है हम बात ज्यादा उठाए और उनकी बात हमने ज्यादा की। ये लगा कि लोगों को कहीं न कहीं नीतीश कुमार से बहुत फायदा पहुंचा है। खास करके नरेंद्र मोदी के द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है उससे लोग खुश हैं, साथ में जो बिजली फ्री किया गया उससे लोग खुश हैं। कई ऐसे वृद्धजन थे जिनके वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा दी गई, उससे कहीं न कहीं उसको आसान हो रहा है जिंदगी जीने में। साथ ही जीविका की तरह जो समूह चल रहा है उसमें लोगों के मतलब खाते में जो पैसे गए, महिलाओं के खाते में खास करके, तो कहीं न कहीं हमारा जो होता था, हम 10 लोग से अगर बात करते थे, 7 लोग जो है कहते थे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही ठीक है, मोदी जी ही ठीक है देश के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे वोटर थे जो कहीं न कहीं बदलाव का भी बात करते थे, लेकिन वो एन वक्त तक कहीं न कहीं डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट ये हो गया, रोजगार की बात खास करके तेजस्वी यादव ने जो उठाया जोर शोर से, जो हमने भाई रोजगार दिया, फलना किया, चिलना, ये तमाम बातें। लेकिन जब इधर से घोषणा पत्र जारी हुआ, मैनिफेस्टो, जब चुनाव के वक्त हम गए, लोगों से मिले बीच चुनाव में, तो 1 करोड़ रोजगार के जो वायदे किए गए, जो हम 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे, तो जो बेरोजगार युवा भी थे वो कहीं न कहीं एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब जो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव में कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ उनको लग रहा था जो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो हमें कुछ मिलता है वो। और दूसरी तरफ अगर आरजेडी से लोग कहीं न कहीं दूर हुआ तो इसके पीछे सर गाना भी है, जो कई गाना जो है लॉन्च हुआ, तमाम वो आप भी जानते हैं। जो ये इस पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेगमेंट में। पहला तो ये कि जो वोटर्स दिखते हैं, हालांकि देखिए जब कोई अगर 35-40 हजार से भी जीतता है तो उसके विपक्ष में वोट तो पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार एकदम एक ही पक्ष में चला गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मैसिव वोटिंग है वो एनडीए के पक्ष में है और वो जितने भी वोटर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं नीतीश कुमार के काम से, वो बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं। मदन, आप भी कई इलाकों में गए और आपने भी देखा है कि लोगों का रुख कुछ और था। कोई एक की पॉइंट ऐसा लगा आपको जहां पे लगता था कि वो चाहे आप एक इलाके में हो या दूसरे इलाके में हो, एक कोई की पॉइंट ऐसा होता था जिस पर सभी समझते कि नहीं साहब इस जगह पर तो नीतीश अच्छे हैं या मोदी अच्छे हैं?
देखिए, जब हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान और एक तरह से कहें तो चुनाव के समय जब हम लोग फील्ड में पहुंचे तो दो तरह के लोग मिल रहे थे। या तो एक नीतीश मोदी जी की जोड़ी का प्रशंसा करते थे, उनके फेवर की बात करते थे, और एक सीधे विरोध करते थे। वो नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात करते थे, नीतीश कुमार के एज की बात करते थे, वो नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठाते थे कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। शराबबंदी से लेकर के बेरोजगारी तक की बात जो है, एक विपक्ष का एक जो खेमा तैयार था, जो या तो एक सरकार के पक्ष में लोग था या फिर सरकार के विपक्ष में था। लेकिन नीतीश कुमार के इस जो एक तरह से हम जो कहें दो धरे में लोग बटे हुए थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो अब कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि उस पर भारी पड़ा। नीतीश और मोदी का जो जोड़ी है, जो लास्ट के एक साल के काम है, वो लोगों को काफी प्रभावित किया है। चाहे हमारे सहयोगी अंशु ने जो बताया कि वृद्धा पेंशन बढ़ा देना या फिर राशन कंटिन्यू देना, बिजली मुफ्त कर देना, या अन्य जो योजनाएं 10,000 महिलाओं के खाते में जाना जो रोजगार के लिए दिया गया, और अंत में जो रोजगार सृजन की बात की गई। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को बनाया गया, चाहे वो तेजस्वी हो या फिर इंडिया हो या फिर एनडीए हो, दोनों तरफ से रोजगार पर फोकस किया गया। तो एनडीए ने एक कम आंकड़ों का बाजीगरी किया कि हम 1 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे जिसमें सरकारी नौकरी भी हो, लेकिन तेजस्वी ने एक बड़ा बॉल फेंका कि हम हर घर के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन यहां से पैदा हुआ कि बजट कहां से आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। एक घर में अगर 4 लोग योग्य हैं तो एक को नौकरी मिलेगा तो और लोग क्या करेंगे, मतलब एक जो बंधन सा लोगों के नजर में आने लगा। तो कहीं ना कहीं अपने अपने अनुसार वादों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश हुई। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आप कह रहे हैं पिछले 1 साल का काम शायद भारी पड़ा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो कहीं नहीं दिखा। ये सौरभ बताएंगे, सौरभ का शायद पहला चुनावी सफर है आपका। सौरभ जी सर, पहली बार चुनाव में कवर करने निकले हैं सौरभ, और चुनाव में लोगों का मूड भापना कितना मुश्किल हो रहा था। आपको लगता था कि इसको देख के कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है और वहीं वोट डालेगा, या आपको कंफ्यूजन होता था? एक लाइन में इसका जवाब अपने दर्शकों को बताऊं कि जब आप न्यूज बायोस्कोप देख रहे होंगे तो लगातार इस विषय को लेकर न्यूज बायोस्कोप ने मुखरता से लोगों को यह बताई है कि इस बार जो बिहार में साइलेंट वोटर्स जिसे माना जाता है, साइलेंट वोटर की भूमिका अहम रही है, जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिला है। और उन साइलेंट वोटर्स में जब हम ग्राउंड पे जाते थे तो यह जिस प्रकार से सर ने सवाल किया है कि उनका मूड भापने की यदि बिहार के नब्ज को टटोलना अहम बात माना जाता है कि यदि बिहार को आप समझ रहे हैं, बिहार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिहार वहां से आपको शुरुआत करवाता है जहां से आप सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर यह क्लियरेंस है कि महिला वोटर्स ने जिस प्रकार से जो नारा दिया गया था कि महिला वोटर्स की एक अहम भूमिका रही है, चाहे शराबबंदी की बात कर ले या तो फिर 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों को दिया गया है, महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई है, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की जो बातें आई है। और सबसे बड़ा फैक्टर ग्राउंड पर जब हम घूमे हैं तो ये निकल के आया है कि शराबबंदी को भले ही विपक्ष ये बता रहा हो कि ये बिहार में सक्सेसफुल नहीं रहा है, दूसरे राज्यों से शराब आ रहे हैं, लेकिन महिला के मन में सिर्फ यही सवाल है कि जब बिहार में शराब लागू थे, शराब बिक रहे थे, उस दौरान घर की जो कला थी, सड़क पर आप देख सकते होंगे क्राइम काफी बढ़ा हुआ था, आपसी क्लेश ज्यादा हो रहे थे। महिला बस यही चाहती है कि उनके घर में शांति हो, उनके जो पति हैं, उनके जो लड़के हैं वो शांति से जिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और महिलाओं ने साइलेंट वोटर हम उन्हीं को मान रहे हैं कि महिलाओं ने चुपचाप नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा जताया है। चलिए, अमित भी मुजफ्फरपुर के इलाके में आप अमित थे, वो आपका गृह जिला भी है, कैसा रहा लोगों का, और जो आप देख रहे थे क्या उसी तरह से रिजल्ट आया, या आपको लगता है कि उसमें चेंज कुछ हुआ है? बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लगातार मुजफ्फरपुर के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 11 विधानसभा क्षेत्र है, हर जगह जाकर के हमने लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे या फिर क्या देख करके वोट करेंगे। तो साफ तौर से नजर आया कि महिलाओं में कहीं न कहीं जो है वो खुशी साफ तौर से देखने को मिल रही थी कि इस बार फिर से एक बार नीतीश और मोदी पे वो विश्वास जताना चाह रहे थे। खास करके अगर बात करें युवाओं को, अगर कहा जाता है कि युवा जो है अहम जो है कह सकते हैं कि एक मैटर रखता है उनका जो वोट
किसे वोट करेंगे, तो उसको लेकर के भी हमने कई युवाओं से भी बात किया। तो युवाओं का साफ तौर से कहना था कि रोजगार को लेकर के हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं, क्योंकि सड़क और बिजली तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि रोजगार भी होना चाहिए। और साथ ही पलायन को लेकर के भी कहीं न कहीं उनके अंदर एक ये थी कि हम लोग को नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए भी जब वोट हुए, जब कह सकते हैं कि जब मतदान हुए, उसके बाद से कहीं न कहीं युवा ने साफ तौर से जाहिर कर दिया कि अब हम चाहे जो भी हो जाए, लेकिन बिहार में विकास हुआ है और हम नीतीश कुमार को ही अपना समर्थन देते नजर आएंगे। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है और 11 में से 11 यानी कि एनडीए ने पूरे 11 में 11 सीट जो है वहां से जीत करके अब कहीं न कहीं एक कह सकते हैं कि एक अपना लोहा मनवा दिया है। तो इससे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से युवा काफी नाराज दिख रहे थे चुनाव से पहले, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं का जो मन है एक बार फिर से नीतीश कुमार और पीएम मोदी जो है उन्होंने जीतने का काम लेकिन किया। अंशु, हमारा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि इस मोड़ से किस ओर जाएगा बिहार। देखिए, विपक्ष जब कमजोर होता है तो सत्ता पक्ष थोड़ा निरंकुश होता है, उसकी योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं और वो अपनी दृष्टि से काम करता है। कई बार वो दृष्टि सही होती है, कई बार लोगों को लगता है कि ये थोड़ी बहुत ज्यादती है या तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है मामला। यहाँ से अब जबकि बिहार विकास के पथ पर दिख रहा है और ये मोहर लगा, यहाँ की जनता ने भी मोहर लगा दी उस पर। यहाँ से बिहार किस ओर जाता दिख रहा है आपको? और डेवलपमेंट के रास्ते आप और खुलेंगे क्या? आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से पिछले उनकी जो इस बार की सरकार आई है उसके बाद जिस तरह से बिहार पे ध्यान दिया गया है, क्या और भी ज्यादा फ्लरिश करेगा बिहार? जो बिहार को लेकर एक नजरिया है वो और विकसित होगा, या आपको लगता है कि फिर एक खेल शुरू होगा कि कोई इस पाले से उस पाले में चला जाए, उस पाले से मिलकर इसमें वोट डलवा दे और सरकार बना ले? हालांकि उसकी गुंजाइश बहुत कम रह गई है, लेकिन क्या आपको दिखता है ऐसा कुछ? सबसे पहले तो जो लास्ट में आपने पूछा, जब पाला बदलने वाली, ये बिहार की सियासत में हुआ है, 2 दफे हुआ, एक बार 2017 में और एक बार 2022 में, जब एनडीए की सरकार, एनडीए से पाला बदल नीतीश कुमार महागठबंधन के पाला में चले गए। लेकिन अब वो गुंजाइश बिल्कुल खत्म है। अगर आप देखेंगे, अगर आप समीकरण मिला लें तो जो मतलब अगर चाह करके भी ये चीजें नहीं हो सकती, नहीं हो पाएगी। ये कह सकते हैं ये खतरा कांग्रेस के लिए है, पार्टी विलीन होने का, जिसके पास कम सीट है। असुद्दीन ओवैसी के लिए है ये खतरा, वो जिसमें ऐसा भविष्य में जो हो वो भविष्य की बात है। लेकिन डेवलपमेंट की जहां तक बात आपने किया, तो डेवलपमेंट में एक हम छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जब सरकार बनी थी, शायद हम 8वां या 9वां में से कुछ पढ़ रहे थे। उस वक्त का जो बिहार था, हम लोग जाते थे गांव से स्कूल तो सड़क बिल्कुल साइकिल से जाते थे, तो सड़क की जो स्थिति थी, और आज जब यहाँ पर हैं इस तरह से, तो ये पूरा बिहार घूमने का मौका मिल रहा है। तो सड़क की हालत बहुत ही सुदृढ़ हुई है। बिजली पहले हम लोग याद है जो 2005-6 क्या मतलब 7-8 तक में भी लोग लालटेन की रोशनी जला करके भी बच्चे को पढ़ाया करते थे, घर में शाम के वक्त लालटेन जलाया जाता था। लेकिन अब बिजली का पूरा जो है सभी को लाभ मिल रहा है। तो काम तो किया गया है, हर एक क्षेत्र में काम किया गया। और अगर आप विकास की बात करेंगे, यहाँ से कहाँ विकास, मतलब इधर से बिहार अब यहाँ से कहाँ जाएगा? देखिए, एक फैक्टर जिस पर ध्यान देना जरूरी है, बीजेपी कहीं भी सत्ता में आती है तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कार्ड करेगी, ये जो लोगों को रखता है। हालांकि बीजेपी यहाँ साथ में सत्ता में है, नीतीश कुमार के रहते हुए साथ में ये 20 साल की सरकार हो गई, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं हुआ जब तक नीतीश कुमार अपने ये में है चीजें। क्या नीतीश कुमार के बाद भी इस बात की गारंटी रहेगी कि ये गठबंधन उन्हीं नीतियों पर चलता रहेगा, या आपको लगता है कि बीजेपी की जो अपने शासित प्रदेश है जहां पर ये आरोप आसानी से लगाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो आरोप सही हैं या गलत हैं, लगाने वालों का अपना अंदाज है, सुनने वालों का अपना अंदाज है, तो क्या वो उससे माहौल बदलेगा? क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि 90 सीटें 91 सीटें अगर कोई लेकर आता है तो वो बिहार में तो सत्ता से बहुत बारीक फासले पर रह गया है। अब वो अपने दम पर सत्ता बनाने के बहुत महीन फासले पर रह गया है। तो ये एक विषय है
जिस पर के सोचना होगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है, या आपको लगता है कि नहीं साहब, बिहार जिस मिजाज से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा? इसका दो जवाब है। एक जवाब ये है, जो नीतीश कुमार जब तक हैं, नीतीश कुमार जब तक बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व हैं, उनका बस चल रहा है या वो जो कर रहे हैं, तब तक इस तरह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, आपको यह भी सोचना पड़ेगा, हम हसनपुर गए थे, नाम से लग रहा होगा जो वो एक मुस्लिम बहुल एरिया होगा, वहां पर नीतीश कुमार का सभा हुआ था। वहां पर मुस्लिम महिलाएं आई हुई थी और उन मुस्लिम महिलाओं ने डंके की चोट पे कहा हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। उनके लिए है रीजन जीविका संगठन, मतलब इसका कारण ये था। तो ये सोचना पड़ेगा, बड़ा आधार बन गया। यहाँ ये सोचना पड़ेगा, जो आप बस एक ही आदमी के वोट, या फिर ये कह ले जो आप कैडर वोट के बदौलत यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, आपको कैडर से हटके भी वोट मिला है। तो हमें नहीं लग रहा बिहार में इस तरह की कोई फिलहाल गुंजाइश है। जिस धर्रा पे बिहार बढ़ चुका है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों की जो बुनियादी यहाँ पर विकास हुआ। आज आप ही पटना आ रहे हैं, अन्य सिटी में आप रहते हैं, तो पटना आपको बदला हुआ लगता होगा प्रत्येक जगह पर। ये एक डेवलपमेंट है। नहीं, उसका परिणाम आप उससे समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सिर्फ मोदी जी के लिए वोट हुआ लोकसभा में, उसमें परिणाम देखिए कुछ अलग है। लेकिन फिर ठीक एक साल के बाद जब विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश और मोदी ये जोड़ी बनाई गई। अगर जो लोग मोदी को नहीं पसंद करते हैं वो नीतीश को पसंद कर रहे हैं, और जो मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं वो नीतीश को पसंद कर रहे हैं। मतलब दोनों कहीं न कहीं एक ऑप्शन लोगों ने चुना, जो ठीक है मेरी नाराजगी मोदी से है तो हम नीतीश के लिए वोट करेंगे। कोई है जो कि मोदी से नाराजगी है तो नीतीश के लिए, नीतीश से नाराजगी है तो मोदी के लिए। इसका जवाब ये भी मदन जी, इसका जवाब ये भी है, जो आप अगर बिजली फ्री कर रहे हैं तो ये थोड़ी देख के दे रहे हैं हिंदू है तो फ्री कर रहे हैं आपको। राशन दे रहे हैं, ये तो सोच के नहीं कर रहे ना हिंदू से राशन आप ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन हिंदू समझ के तो नहीं ले रहे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अब अन्य राज्यों का जो नैरेटिव हो या जो चीजें हो, लेकिन हमें सर लग रहा है बिहार में इस तरह की चीजें ना थी, नहीं आएंगे। हम विधानसभा परिसर में जी। और हम लोग थोड़ा बहुत घूम भी लें साथ साथ में तो अच्छा रहेगा। राजवल्लभ कैमरामैन है हमारे साथ, और वो देखेंगे हमारे वो जो लाइन में हम लोग बातचीत करते हैं, लाइन से हट कर कुछ बातचीत करें। यहाँ पर अनुग्रह नारायण सिंह के संस्मरण में ये मैं देखने के लिए कहूँगा, ये दिखाने के लिए। इधर आप देखेंगे तो बौद्धिक जो वृक्ष है, जो पीपल का पेड़ होता है, वो हाँ ये भी दिखा इस राजवल्लभ, ये बोधि वृक्ष पीएम मोदी ने इसका ये किया था, आंदोलन किया था। ये प्रत्येक छोरों पर देखिए, ये बोधि वृक्ष के नीचे भी बुद्धि विकास भी होगा और बौद्धिक विकास भी होगा। इसके ठीक पीछे विधानसभा का परिसर, विधानसभा और फेमस हुआ है 21 में, यहाँ एकदम भयंकर वाला मारपीट हुआ था, जो विधायक को बाहर निकाला गया था, सस्पेंड हुए थे, तमाम चीजें हुई थी, बेहोश भी हुए थे, इसके लिए भी फेमस है। तो ये विधानसभा परिसर है और इसके आसपास देख सकते हैं आप। हालांकि कई सारे चैनल्स का प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है, हमारा प्रोग्राम भी अब से कुछ देर के बाद यहाँ खत्म होगा। हमारी टीम यहाँ मौजूद है। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मोड़ से आखिर बिहार किस ओर जाना चाहता है। तो विधानसभा परिसर से अगर हम ये बात कह रहे हैं और जब हम अपने रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं तो इस जीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीत बहुत अलग तरह की है। ये तमाम उन तरह की बातों को दरकिनार करती है। वो जो सियासी समझ की बात करते हैं, सियासी गणित, जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, उन सब गणित से अलग कुछ चुनाव है। आखिर ये गणित कहाँ चूक हुई इसमें अंशु समझने में? किसको? जो विपक्ष को। हाँ नहीं, मतलब सर देखिए, मदन जी भी कहे और सौरभ भी हमारे साथ थे, अमित जी भी थे, लेकिन इसमें यह जो एक ये कह सकते हैं लोगों को जो लास्ट मोमेंट पर, हम ये भी कह रहे हैं जो चुनाव से पहले ये लग रहा था सरकार एनडीए का यहाँ पर बनेगा, लोगों से बात करते थे, ये बहुत ये क्लियर था, लेकिन ये मार्जिन होगा, ये मार्जिन बिल्कुल नहीं था। और जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने लगा तो तमाम तरह के हम लोग अपने मन से भी क्वेश्चन उठ रहा था, जो क्या हम लोग ग्रिल के पास ऐसे में क्या यहाँ पर कौन वोटर है, क्या बदलाव हो रहा है बिहार में,
लेकिन एक सुकून वाली बात थी, तो महिलाओं से जो बात करते थे तो महिला कहती थी नीतीश कुमार, और महिलाओं का जो मतलब जो लाइन था वोटिंग में वो सबसे अधिक था। और लोग ये भी कहते थे, लोगों से बात करते थे कि जिस घर की महिला जहां वोट देगी पुरुष को भी वहीं देना होगा, ये भी लोग कहते थे। और हालांकि मुझे याद है बहुत पहले जब हम यूपी में एक चुनाव कवर कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक विषय बनाया था कि भैया और सैया के कहने पे ही वोट डालती हैं महिलाएं। तो वो था, वो आप उल्टी बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो प्रथा खत्म हुई है, वो खत्म हुई है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट समय में जब लगातार यहाँ पर ये हुआ जाता था, कांग्रेस का जब विज्ञापन पहले ही अखबारों में तो हमारी सरकार बनेगी तो 2500 पर मंथ दिया जाएगा, ये सरकार को सोचने पर विवश कर दिया। जो इसका हम कहाँ हल निकालें, बिजली तो हम फ्री कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन तो हम बढ़ा रहे हैं, नकलची सरकार तक कहा गया तेजस्वी यादव द्वारा, लेकिन वो जो एक पॉइंट हुआ जिसमें कि 10,000 रुपया महिलाओं के जो खाते में गया, जो जीविका भी मोस्टली ये कह सकते हैं जो भी ग्रामीण वोटर हैं वो जीविका में इन्वॉल्व है, और उन महिलाओं के खाते में जब 10,000 रुपया गए, वो एक टर्नअप का पूरा एक वो मतलब ये कह सकते हैं वहां से पूरी तरह से चेंजिंग पॉइंट वही था, चेंजिंग हो गया। और हम बता रहे हैं, अच्छा ये बिल्डिंग विधानसभा की है और एक बड़ा नेटवर्क था जीविका दीदी। हाँ हाँ महिलाओं के उत्थान के लिए ये देखिए, इसको आपको बारीकी से समझना होगा। ये अमाउंट जो चुनाव में एक तरफ से पहले वादे होते हैं कि 2500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद अमाउंट बढ़ा करके उसका विकल्प ढूंढा गया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार स्वरोजगार के लिए दे। लेकिन जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट, इसको आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए पहले से काम शुरू किया, और जीविका दीदी के माध्यम से छोटे छोटे ऋण पहले से उपलब्ध होते थे। आप कैंटीन देख सकते हैं, कई तरह की योजनाएं हैं। आप अगर अस्पताल जाएंगे तो आपको चाय और नाश्ता का दुकान जो है दीदी की रसोई के नाम से चलता है। तो ये अचानक नहीं हुआ, महिलाओं का साथ नीतीश को अचानक नहीं मिला। ये अमाउंट तो एक चुनावी घोषणा के तौर पर हो सकता है। एक बड़ा कैडर, ये कोई जाति किसी वर्ग का कैडर नहीं, एक बड़ा कैडर जो है, मतलब ये धर्मनिरपेक्ष कैडर कहिए इसको, वो नीतीश कुमार के साथ है, पहले से था। हाँ पहले से था, और उसकी संख्या बढ़ी। चले दो बच्चे जो कि अमित सौरभ हैं, आप दोनों का भी बैकग्राउंड यही है बिहार से। आप देखिए, चूंकि आप लोग बिहार में रहते कम है, तो जो सामाजिक बदलाव हुआ, जो राजनीतिक बदलाव हुआ, उसको बहुत नजदीक से आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी घर से पता चलता है, समाज से पता चलता है कि किस तरह का बदलाव हो रहा है। क्या ऐसा लगा कभी कि एकदम से समाज बदल रहा है? चूंकि इसमें वो सारी बातें टूट गई, लोग कहते थे ये MY समीकरण है, PY समीकरण, जो भी समीकरण हो रहा हो, मैं उन समीकरणों को बहुत हेल्दी नहीं मानता, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। वो तमाम तरह के समीकरण धरे के धरे रह गए और एक नया समीकरण बन गया। आज हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? जीविका दीदी और जो महिलाओं को सशक्त किया गया, तो ये एक अलग तरह का समीकरण बन गया। क्या इसकी कोई उम्मीद आप लोगों को थी, या ऐसा लगता था, कहीं से पता चला था? बिल्कुल है, जिस प्रकार से हमने कई जगह पे जाकर के रिपोर्टिंग भी किया, लोगों से बात भी की, जानने की भी कोशिश की, तो कहीं न कहीं लोगों में एक तो विश्वास था कि जो भी काम हुआ है नीतीश सरकार में काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि 20 साल के पहले का जो बिहार था उसे लोग कहीं न कहीं परेशान थे, क्योंकि जिस प्रकार से सड़कें थी या फिर बिजली की बात कर रहे थे, अज्जू जी ने भी साफ तौर कहा कि बिजली का जो व्यवस्था था उस समय में काफी बेकार था। तो अब कहीं न कहीं उन सब तमाम चीजों से छुटकारा मिला है लोगों को। तो लोगों में एक ये चीज है मन में कि बदलाव तो काफी हुआ है बिहार में और काफी विकास भी हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर सबसे अहम मुद्दा रहा है तो वो रहा है पलायन को लेकर के, जो लोग में काफी नाराजगी थी कि मुझे नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों में एक ये भी था कि आने वाला समय जो है नीतीश कुमार के द्वारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, इसके लिए हम एक बार फिर से उनको सपोर्ट करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हैं, जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की बात करें, लगातार BPSC शिक्षकों की जो बहाली हुई है, वो उससे भी कहीं न कहीं स्कूल में शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार देखने को मिला है। लगातार जो शिक्षकों की जो कमी थी उसमें पूरा फुलफिल दिखा है। साथ ही स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी काफी अच्छा दिखा है। पहले क्या था कि सभी लोग जानते हैं कि स्कूल में 10 से 11 बजे आना शिक्षकों का, फिर समय से पहले चले जाना, तो कहीं न कहीं अब जो है एकदम टाइम से चीजें बदली, अब सारी चीजें बदली है। क्या आपको ये महसूस हुआ कि परिवर्तन हो रहा है बिहार में, कुछ बदल रहा है? आप बिहार में नहीं हैं, शायद अब आपको
ये महसूस ना हुआ हो, लेकिन घर वालों ने बताया हो, कभी ऐसा लगा? बचपन बीता है हमारा बिहार में, लेकिन दो चुनाव बाद पहले ले आना चाहेंगे आपको कि जब 2015 की यदि आप बात करें, 2015 में 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था, 10वीं मेरी हो चुकी थी। वहां से लेके आज जब आप 25 में हैं तो एक दशक बीत गए। एक दशक तक में जो हमने अपने नजरिए से ये महसूस किया है कि गांव से जो मुख्यालय की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हुई है। स्कूल में जो कह सकते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मुहैया करवाई गई है। हाई स्कूल की काफी कमी थी, +2 स्कूलों की काफी कमी थी कि एक कम से कम 20 गांव के बच्चे एक स्कूल हुआ करते थे उस इलाके में। अब है कि 7 गांव, 8 गांव या तो 10 गांव है तो आपको वहां +2 स्कूल देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा ने है। और नीतीश कुमार का सबसे अहम योजना जो जिस पर चर्चा होनी चाहिए, 7 निश्चय योजना। काफी पुराना विजन रहा है नीतीश कुमार का, 7 निश्चय। उसमें नल का जल और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है कि आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लीजिए, ये काफी कारगर साबित हुआ है बिहार में। और जिस प्रकार से और महिलाओं का आरक्षण, 2 बातें जो समझ में आ रही हैं सर, एक तो ये कि लाभार्थियों का एक वर्ग पैदा हुआ है जो कि कास्ट और रिलीजन लाइन से ऊपर हटके विकास की एक रेखा खींची गई है जो कास्ट और रिलीजन से ऊपर है। अब उम्मीद की कोई ऐसी रेखा है जो आपको लगता है कि जिसको छूना है बिहार को, और वो भी कास्ट और रिलीजन से ऊपर है? बिहार में यदि उम्मीद की रेखा को छूने की यदि बात की जाए तो सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार, उसको टच करने की जरूरत है सरकार को। और दूसरी यदि बात की जाए तो पलायन की जो मार बिहार के लोग झेल रहे हैं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चलिए, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आया है कि आज जब चुनाव के परिणाम आए और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से प्रधानमंत्री जी जब संबोधित कर रहे थे बिहार के लोगों को, खास करके वो एक मैसेज देने की कोशिश की कि अब जो फिर से एक बार प्रचंड बहुमत बिहार की जनता ने हमको दिया है, तो मेरी प्राथमिकता बिहार को सिर्फ विकसित नहीं करना बल्कि सबसे पहले उद्योग लगाना। और उसी मंच से प्रधानमंत्री ने देश दुनिया के निवेशकों को एक आह्वान किया कि बिहार आपके स्वागत के लिए तैयार है, आप निवेश करने के लिए बिहार आइए। और बिहार के बच्चे जो बाहर में रोजगार कर रहे हैं, जो बाहर में निवेश कर रहे हैं, उनको भी कहा कि आप अपने बिहार में निवेश करिए। तो एक महत्वपूर्ण जो चुनाव के दौरान जब प्रचार के लिए प्रधानमंत्री भी बिहार के दौरे पर आए तो उनको भी महसूस हुआ कि बिहार की मुख्य समस्या पलायन और रोजगार है। तो फोकस प्रधानमंत्री के नजर में भी अब रोजगार, उद्योग और पलायन ही है। तो हमें लगता है कि एक उम्मीद की किरण वहीं से जगेगी। चलिए अंशु, ये जो 10,000 से 2 लाख तक का फासला है जो महिलाओं के लिए है, क्या आपको लगता है कि छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे ऐसे व्यवसाय शुरू होंगे यहाँ पर? कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत छोटी छोटी इनिशिएटिव से भी कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं। वो हैंड्स जो कि अभी कोई जीडीपी में योगदान नहीं दे रहे हैं, वो हाथ अगर प्रदेश के विकास में लग जाए तो क्या तस्वीर बदलेगी? आपको लगता है उम्मीद की एक किरण वहाँ भी है? बिल्कुल, तस्वीर बदली भी है। अगर आप गांव तरफ जाएंगे तो पहले क्या था, जो पहले उतना हम देखते थे, जो एक सिंपल बता रहे हैं, अगर सुदूर देहात में भी आप जाते हैं तो पहले क्या था, जो ग्वाला दूध लेके पहुंचाता था दूध, लेकिन अब अगर गांव में भी जाएंगे तो सुधा का दूध खोजेंगे वो मिल जाएगा, अमूल का दूध खोजेंगे वो मिल जाएगा, मदर डेयरी खोजेंगे वो मिल जाएगा, आशीर्वाद का खोजेंगे वो मिल जाएगा। रीजन ये है, जो ऐसा नहीं है बरौनी से ही जा रहा है, अब बहुत छोटे छोटे जगह पर इसका ये हो रहा है। दूसरी चीजें ये है, जो 2 लाख की जो राशि देने की बातें कही गई है, अब देखेंगे जो लोग घर पे रह रहे हैं उसे जो है गौ पालन के माध्यम से भी वो अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर सिलाई कढ़ाई हो गया या कुछ छोटे छोटे दुकान हो गए, ये तमाम चीजें करके कई लोग, ये आप अब पहले का पलायन, आपके पलायन में बहुत अंतर, रेशियो गिरा है। पहले बहुत, मुझे लगता है कि इससे घर में बंधने का एक मौका मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और वो हैंड्स जो कि काम नहीं कर रहे थे, वो हैंड्स अब प्रदेश के विकास में जुड़ेंगे। और मुझे विषय है जिस पर चर्चा करना चाहिए हम लोगों को, जो विपक्ष के सामने जो ये परिणाम आया, उसमें अगर आप बिहार चुनाव को देखेंगे
तो सबसे पहला जो विपक्ष के तरफ से माहौल बनाने की कोशिश और मुद्दों का चयन जो था वो पहला ही आउट हो चुका था, वो था वोट चोरी का मुद्दा। हाँ, वो एक अलग विषय है। मैं इसको सकारात्मक बिहार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन नहीं, ये परिणाम की समीक्षा हम लोग कर रहे हैं तो इसमें ये जरूर है कि एक मुद्दा है जिसको लेकर अननेसेसरी मुझे लगता है डाइवर्ट किया गया चुनाव प्रचार को। चुनाव प्रचार रोजगार पर था, वो बहुत ठीक भी लग रहा था और बाद में वही हुआ। हाँ, तेजस्वी यादव इसी फोकस की है लास्ट टाइम बाद में आए। वो चीजें पहले से आनी चाहिए थी। हाँ, मतलब एक एनर्जी वेस्ट गया पूरे बिहार का, पूरा बिहार का भ्रमण हुआ। और कोई व्यक्ति भी है अगर गांव में बात करेंगे तो आपको लोग कहेंगे जहां मदन जी की बात सत्य है। देखिए, उसके बाद भी अगर आपको पहले अनुमान चला कि वोट चोरी के मुद्दे नहीं चले और ये सही नहीं है, 5-10 लोग या गांव से हम लोगों को सामने नहीं ला पाए, तो उसके बाद फर्स्ट चरण के वोटिंग के एक दिन पहले हाइड्रोजन बम छोड़ा गया। तो ये सारी चीजें तैयारी थी, वो एक अलग दिशा की। बिल्कुल, कई तरह से विपक्ष अपनी और दूसरा चीज मदन जी, एक और चीज है इम्पोर्टेंट चीज। अब मैं हमारी ये राय नहीं है, लोगों से बात करेंगे। अब लोग जाति पाति के बंधन में नहीं बंध रहे हैं। अब लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए। नहीं, अब एक वो है कि जाति के नहीं, जाति है, लेकिन जातीय आप आग मत लगाइए। लोग अब आग से परहेज करते हैं। अंदर चीजें हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर बिहार के चुनाव को आप समझेंगे तो हम जो देखे हैं, सबसे पहले जात आता है, फिर उसके बाद पार्टी आती है, फिर उसके बाद कैंडिडेट आता है, और फिर चौथे नंबर पे मुद्दा आता है। लेकिन मदन जी, जाति से कहीं न कहीं ऊपर तो उठाए तब तो इतना मार्जिन दिख रहा है। बिल्कुल, ये परिणाम कुछ ये है, ये चुनाव का परिणाम बता रहा है। लेकिन जब चुनावी मैदान में आप थे, जब चुनाव प्रचार में थे, तो इस चीज का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन लोग अब वो नहीं चाहते हैं ना, जो बयान आया जो मात्र 10% लोग इस सेना में राज कर रहे हैं, ये सब चीज अब लोग नहीं चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं। क्योंकि आप देखो अंदर जाति विवाह का रेशियो बढ़ा है। ऐसा नहीं है, हम ये मतलब जाति में जो एक होता है, जाति में लोगों को झुलसाना, लोगों को झोंकना, वो अब लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, इंटरनल लोग शिक्षित हो रहे हैं, अपना विकास देख रहे हैं, शहर का विकास देख रहे हैं, राज्य का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तब लगता है कि नहीं, हमें विकास चाहिए और हमें मुफ्त के और फालतू की चीजों में उलझना नहीं है। चलिए, तो हमें उलझना नहीं चाहिए, बिहार को आगे बढ़ना है, उनको बेकार के मुद्दों पर उलझना नहीं है बिहार को। आज जब हम विधानसभा परिसर में खड़े हैं, तो आज की रात के लिए बेहद इम्पोर्टेंट वो मुद्दे जो कि आगे बिहार की दिशा एक तरह से तय करेंगे, उन मुद्दों पर हमने चर्चा की। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स थे, जो अलग अलग एरियाज में थे, कुछ लोग जो छूट गए हैं, वो शायद अभी पटना में अवेलेबल नहीं है, उनसे भी कभी बातचीत कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव में खूब जमकर मेहनत की। अब शपथ ग्रहण तक ये चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी और फिर हम लोग आपके सामने जमा होंगे, इसी तरह से बातचीत करेंगे। क्या कुछ समीकरण रहा, कैसे एक सरकार उभर कर आती है और वो पुराने तमाम तरह के तरीकों को दरकिनार करके आती है, बड़े लेवल पर हम कह सकते हैं लोगों को मोटिवेट करती है, या बड़ी संख्या में सीट जीत कर आती है और पूरी तस्वीर बदल देती है। बिहार की तस्वीर कितना बदलेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपकी भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।